मई को लालू करेंगे वर्चुअल मीटिंग। आरजेडी विधायकों से होंगे मुखातिब। वर्चुअल मीटिंग में जुड़ेंगे आरजेडी के 144 प्रत्याशी। आज रिम्स के 403 ऑक्सीजन बेड का शुभारंभ करेंगे सीएम सोरेन। मल्टी स्टोरेज पार्किंग एरिया में 330 ऑक्सीजन और कैंसर विंग में 73 बेड की ऑक्सीजन बेड तैयार। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की बढ़ाई गई अवधि 13 मई तक लगाया गया लॉकडाउन। जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। झारखंड में बेकाबू होता कोरोना। 5,770 नए केस आए सामने। कुल संक्रमण के मामले 2,63,000 के पार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का निधन। 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। कोरोना संक्रमण के चलते मेदांता अस्पताल में अजीत सिंह भर्ती थे। लगातार कोरोना संक्रमण का प्रकोप फैलता जा रहा है। 82 साल की उम्र में अजीत सिंह ने अंतिम सांस ली। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का कोरोना के चलते निधन। मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना संक्रमण से पीड़ित बताए जा रहे हैं। 82 साल की उम्र में आखिरी सांस अजीत सिंह ने ली। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पे आपको बताते चले। लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से अभी पटना नहीं आएंगे, लेकिन वे जल्द ही आरजेडी के विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। आपको बता दें कि रविवार 9 मई की दोपहर बाद 2 बजे लालू यादव अपने विधायकों से मुखातिब होंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में बीते विधानसभा चुनाव में जीते हारे आरजेडी के सभी 144 प्रत्याशी जुड़ेंगे। आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव अभी पटना नहीं जाएंगे, लेकिन आरजेडी के विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग लालू प्रसाद यादव करेंगे। लंबे समय से लालू प्रसाद यादव जेल में बंद थे, जिसके बाद उनकी रिहाई हुई और अब अभी पटना जाने के आसार लालू के यादव नहीं लग रहे हैं। आरजेडी विधायकों से मुखातिब लालू प्रसाद जरूर होंगे। वे वर्चुअल मीटिंग इस दौरान करेंगे। जीते हारे सभी विधायकों के साथ, सभी प्रत्याशियों के साथ लालू जुड़ेंगे। बता दें कि रविवार 9 मई की दोपहर 2 बजे के बाद लालू यादव अपने विधायकों के साथ मुखातिब होंगे और तमाम चर्चाएं इस दौरान करेंगे। वर्चुअल मीटिंग में आरजेडी के तमाम प्रत्याशी विधायक जुड़ेंगे। 144 प्रत्याशी इस दौरान जुड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव की रिहाई को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिल रही थी, जिसके चलते अब वर्चुअल मीटिंग लालू यादव करने जा रहे हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, जितना उत्साह लालू की रिहाई को लेकर कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा था, आरजेडी कार्यकर्ता जितने उत्साहित थे, पटना तो अभी लालू यादव नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन वर्चुअल मीटिंग जरूर अब प्रत्याशियों के साथ, विधायकों के साथ और आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ लालू करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो है और जैसे ही बिल की सूचना मिली उसके बाद से ही उत्साह न सिर्फ उनके परिवार के लोगों में बल्कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके जो पार्टी के विधायक हैं, उनके अंदर एक अलग सी एनर्जी, अलग सा एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत को देखते हुए एम्स ने रेफर भले ही कर दिया हो या उनको बिल मिल गई हो, लेकिन मीसा भारती के आवास पर 10 वो अभी हैं, अपनी बेटी के आवास पर हैं और वहां से वो मुखातिब होंगे बिहार के तमाम विधायकों के साथ और पार्टी कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्ष के साथ। और ये
पहला ऐसा मौका होगा 3.5 साल के दरमियान जब वो इस तरीके की मीटिंग करेंगे। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2017 में उन्होंने पटना के सर्कुलर रोड में पहली बार इसके ठीक जो पिछली बैठक हुई थी, आधिकारिक बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने भाग लिया था जी। और अब वो दिल्ली के पंडारक पार्क स्थित सांसद बेटी मीसा भारती के आवास से वर्चुअल बीसी करेंगे, वर्चुअल मीटिंग करेंगे। और सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव का वर्चुअल मीटिंग की जानकारी साझा की गई है। बताया गया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि उनके छोटे बेटे भी हैं, उनकी पहल पर जल्द ही ये बैठक का आयोजित की जाएगी। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं किया गया जी। तारीख आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, लेकिन तैयार रहने के लिए कहा गया है। और सबसे इस बैठक के जरिए खास बात यह होगी कि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक सक्रियता है जी, उसको एकजुट करना। दूसरी बात, कोरोना के समय स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा भी लेंगे लालू प्रसाद यादव अपने जिला अध्यक्षों के जरिए कि जिला की क्या है रिपोर्टिंग। दूसरी बात कि जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने जो तल्खियां दिखाई है, जो टिप्पणी किया है राज्य सरकार के ऊपर, उसको लेकर लालू पूरी तरीके से हमलावर हो गए। यानी कि अब लालू प्रसाद यादव का सक्रिय राजनीति में कदम रखना और वर्चुअल मीटिंग करना ये बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार की जो राजनीति है वो किस तरीके से गर्म होगी। और 3.5 साल जी गौतम, बिल्कुल जिस तरीके का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा था लालू की रिहाई को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब उनसे मिलने की जो उम्मीद जताई जा रही थी, भले ही वो पटना नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सभी कार्यकर्ता अब उनसे मुखातिब होंगे, तो कहीं ना कहीं ये उत्साह उनमें अभी भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव मीसा भारती के आवास पर है, वहाँ पे राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पहले से मौजूद हैं। बेटा जो तेज प्रताप यादव है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं तेज प्रताप यादव, वो वृंदावन और दिल्ली के बीच में है। तो कहीं ना कहीं परिवार के बेहद करीब है इस वक्त लालू प्रसाद यादव। और जिलाध्यक्षों से अगर वो तमाम लोगों से रूबरू हो जाएंगे, तो विधायकों से रूबरू हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एकजुटता, एक विश्वास, एक पार्टी के अंदर जो नई रणनीति है, इन तमाम चीजों का भी ऐलान होगा। लालू प्रसाद यादव को अपने इस वर्चुअल मीटिंग के जरिए ऐलान करेंगे। इसके साथ ही कोरोना को लेकर के जो स्थितियां हैं इस वक्त बिहार की, तो राज्य सरकार को घेरने का प्रयास भी होगा। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए सिर्फ तेजस्वी यादव चुनौती थे, लेकिन अब चुनौती लालू प्रसाद यादव से सीधे तौर पर होगी। यानी कि एक ऐसे राजनीतिज्ञ जिन्होंने बिहार की गद्दी पर लंबे समय तक शासन किया है, बिहार को समझते हैं, बिहार के हर एक चीजों को जानते हैं। और देश की राजनीति में जिस तरह से अभी हाल के दिनों में आप देखिए कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ भी जो एक बिगुल है उसको फूंकने की तैयारी होगी। लेकिन इन सारी चीजों से गौतम, वर्चुअल मीटिंग ये की जा रही है लालू प्रसाद यादव की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं के साथ, तो क्या ये जताता है, क्या ये संदेश देता है लालू प्रसाद फिर से राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लालू प्रसाद यादव की वापसी हो चुकी है। और इस वापसी के साथ ही सरकार को अब किस तरीके से हिलाना है, सरकार को किस तरीके से उनकी कमियों को गिनाना है, सरकार के उन नाकामियों के खिलाफ हल्ला बोलना है, ये लालू प्रसाद यादव से बेहतर शायद ही कोई ऐसा राजनेता होगा जो जानता होगा। संक्रमण का दौर है, संक्रमण के हालात, बिहार के हालात से रूबरू होंगे लालू प्रसाद यादव, विधायकों से मिलेंगे, बिहार की ताजा राजनीतिक हालात से अवगत होंगे। और 23 दिसंबर 2017 को याद होगा कि वो जब जेल में थे और बेल मिलने के बाद बीते सप्ताह वो अपने परिवार के साथ हुए, तो कहीं ना कहीं अब वो तमाम जिला अध्यक्षों के साथ होंगे, विधायकों के सीधे तौर पे मुखातिब होंगे। तो एक उत्साह भी है, एक उमंग भी है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद गेट टुगेदर होंगे, एक दूसरे से मुखातिब होंगे, पार्टी की रणनीति तैयार होगी, कैसे अब आगे सरकार को घेरना है, सरकार की नाकामियों को गिराना है। और हाईकोर्ट की जो तल्ख टिप्पणी हुई है उसके बाद राज्य सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन लगाया है, लॉकडाउन में सरकार किस तरह से आम लोगों तक, जन जन तक राशन पहुंचाए, व्यवस्थाएं पहुंचाए, ऑक्सीजन, दवाई, कालाबाजारी, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। और अगर 1-2 दिनों के अंदर संभवतः ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वर्चुअल मीटिंग के जरिए
3.5 साल के बाद जी। विधायकों को गौतम, अभी तक विपक्ष में तेजस्वी यादव थे जो सरकार को घेरने की कोशिश करते थे और मजबूत विपक्ष के रूप में खड़े होने की कोशिश करते थे, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के आ जाने से, सक्रिय हो जाने से कहीं ना कहीं विपक्ष को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी और भी ज्यादा सटीक तरीके से और मजबूती से अपने मुद्दे विपक्ष की तरफ से रखेंगे और सरकार को जाहिर है कि घेरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आरजेडी विधायकों के साथ अब लालू प्रसाद यादव मुखातिब होंगे। लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से अभी पटना में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जितना उत्साह आरजेडी कार्यकर्ताओं में देखने को उनकी रिहाई को लेकर मिल रहा था, कहीं ना कहीं वर्चुअल के माध्यम से जब लालू प्रसाद यादव सभी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रिम्स में 403 ऑक्सीजन बेड का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि मल्टी स्टोरेज पार्किंग एरिया में 330 ऑक्सीजन बेड और कैंसर विंग में 73 बेड का ऑक्सीजन बेड तैयार हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सीएम ने रिम्स जाकर खुद निरीक्षण किया था और बेड बढ़ाने के निर्देश दिए थे। तो वहीं कल भी सीएम सोरेन ने कोडरमा में 250 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 20 वेंटिलेटर बेड का ऑनलाइन शिलान्यास किया। तो बता दें कि झारखंड में अब संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। आज सीएम हेमंत सोरेन 403 ऑक्सीजन बेड का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान जिस तरीके से संसाधनों में बढ़ोतरी हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो परेशानियां होती थी आगे अब वो देखने को नहीं मिलेंगी। रिम्स में 403 बेड का शुभारंभ सीएम आज करने वाले हैं। कल भी सीएम ने 250 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 20 वेंटिलेटर बेड का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। तो आपको बता दें कि झारखंड में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, जिस तरीके से मरीजों की संख्या सामने आ रही थी, संसाधनों में, स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी देखने को जिस तरीके से मिल रही थी, तो अब सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कमियां देखने को ना मिले और तमाम सुविधाएं मरीजों को मिल सके। इसी के चलते 403 ऑक्सीजन बेड का शुभारंभ सीएम आज रिम्स में करने वाले हैं। बता दें कि मल्टी स्टोरेज पार्किंग एरिया में 330 ऑक्सीजन बेड और कैंसर विंग में 73 बेड का ऑक्सीजन बेड तैयार हुआ है। पिछले दिनों सीएम ने रिम्स आकर खुद निरीक्षण भी किया था और बेड बढ़ाने के निर्देश दिए थे। लगातार सरकार की तरफ से पहल की जा रही है संसाधनों को बढ़ाने की, बेड को बढ़ाने की, तमाम सुविधाएं देने की, तो कहीं ना कहीं सरकार अब सफल होती हुई नजर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री आज रिम्स में पहुंचेंगे और 403 ऑक्सीजन बेड का शुभारंभ करेंगे। बीते दिनों मुख्यमंत्री रिम्स पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया था और बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। और आपको बता दें कि सीएम सोरेन ने कोरोना में 250 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 20 वेंटिलेटर बेड का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया है। तो जिस तरीके से सरकार की तरफ से लगातार पहल की जा रही है बेड को बढ़ाने की, ऑक्सीजन से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार सफल भी हो रही है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से लगातार सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के चलते रिम्स में भी 403 बेड का शुभारंभ आज सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। इसके पहले भी सोरेन ने कोडरमा में 250 ऑक्सीजन बेड सपोर्टेड और 20 वेंटिलेटर बेड का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। लगातार संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑक्सीजन से संबंधित, बेड से संबंधित, दवाइयों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कमियां देखने को ना मिले, सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है।
इसके चलते रिम्स में सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे थे और निरीक्षण किया था। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, हेमंत सोरेन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो संसाधन है उनमें बढ़ोतरी हो। इसी के चलते आज भी सीएम हेमंत सोरेन रांची में बेड का जो निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण किया गया था और आज शिलान्यास करने वाले हैं 403 बेड का। देखिए, झारखंड में जितने भी स्वास्थ्य विभाग के पास संसाधन है, उन संसाधनों को अब धीरे धीरे कोविड-19 अस्पतालों के तौर पर और कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए उस स्तर पर डेवलप किया जा रहा है। कल ही कोडरमा में एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के में उसे कोविड-19 अस्पताल की शक्ति दी गई, वहां पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए और उसे कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल के तौर पर वहां की जनता को समर्पित किया गया, जिसका ऑनलाइन उद्घाटन सीएम सोरेन ने किया। आज 403 बेडों का ऑनलाइन शिलान्यास उद्घाटन होगा, उसे भी जनता को समर्पित किया जाएगा, जिसमें 330 बेड रिम्स के मल्टी स्टोरी पार्किंग लॉट में बनाए गए हैं। 330 जिस पे काफी लंबे समय से काम चल रहा था, लगभग 15 दिनों से काम उस पे जारी था और इसे कुछ अर्थ पहले ही सुपुर्द करना था राज्य की जनता के लिए, लेकिन आज 330 बेड मल्टी स्टोरी पार्किंग लॉट में बिल्डिंग में इसका शिलान्यास होगा और 73 बेड जो रिम्स का कैंसर विंग है वहां पर कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए उसे जनता को समर्पित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन 400 के आने के बाद राजधानी रांची में जो मरीजों की जरूरतें हैं वो जरूरत थोड़ी सी पूरी होती दिख रही है। धीरे होता हुआ दिख रहा है, जहां 58 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। अगर पिछले कुछ दिनों के मुकाबले की बात करें तो कल थोड़े से आंकड़ों में कमी पाई गई। वहां पर 403 बेड की सुविधा अगर बढ़ जाती है तो आप यकीन मानिए यहाँ के मरीजों के लिए बहुत राहत मिलेगी और खास करके जिस तरीके से कोविड सर्किट का निर्माण किया गया है तो आसपास के जिलों के मरीजों के लिए भी यह एक राहत भरी खबर हो सकती है। आस्था जी बिल्कुल, राहत भरी खबर तो ये लोगों के लिए होगी ही और सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जो कमियां अभी तक देखने को मिली है, स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ से जो कमी देखने को मिली है, चाहे वो बेड को लेकर हो या फिर ऑक्सीजन को लेकर हो, तमाम जो कमियां है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो, वो कमियां दूर हो। सरकार की तरफ से लगातार यही प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखें, यह अब स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि राज्य सरकार, न्यायपालिका और तमाम जो संस्थाएं हैं हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की, इन तमाम संस्थाओं के जरिए अब कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। कल भी हाई कोर्ट ने कुछ कोरोना संक्रमण के मामलों पर सुनवाई करते हुए 2-3 अहम बातें रखी हैं। सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, अपर प्रधान सचिव को और बोकारो स्टील लिमिटेड के सीएमडी को तलब किया है और उनसे यह जानकारी मांगी है कि रांची के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक हम कैसे जल्दी स्थापित कर सकते हैं। अगर हमारे पास वह टैंक उपलब्ध नहीं है तो हम किस तरीके से किराए पर भी ऐसे टैंकों को उपलब्ध कराकर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसको दुरुस्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ सदर अस्पताल की कमियों को लेकर सदर अस्पताल को जिस संवेदक ने सदर अस्पताल का निर्माण कराया था, हाईकोर्ट ने उससे भी कुछ जवाब तलब किए हैं। तो आस्था, स्थिति यह है कि राज्य सरकार वो विधायिका की बात कर ले, कार्यपालिका की बात कर ले या न्यायपालिका की बात कर लें, अब लोकतंत्र के आधार स्तंभ के ये तीनों मुख्य स्तंभ जो है, यह तीनों मिलकर कोरोना संक्रमण की इस जंग में
कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। जहां हाई कोर्ट इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा है, स्वतः संज्ञान ले रहा है, कई मामलों में तो मॉनिटरिंग कर रहा है कि कोरोना संक्रमण के हालात से राज्य सरकार क्या उचित तरीके से लड़ पा रही है नहीं। आप देखेंगे बिहार में अगर लॉकडाउन लगाया गया है तो कहीं ना कहीं नीतीश के ऊपर पटना उच्च न्यायालय का भी एक बहुत बड़ा दबाव था, जिसने कुछ एडवांस रिमार्क्स किए थे नीतीश सरकार को लेकर, और तब जाकर नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बिहार में लॉकडाउन की अनुशंसा की थी। तो कहा जा सकता है विधायक हेमंत सोरेन और उनका पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार इस बात के लिए प्रयासरत है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम किया जाए, मरीजों को स्वास्थ्य संसाधनों के जरिए उनका बेहतर इलाज किया जा सके। अगर कार्यपालिका की बात कर लें तो कार्यपालिका भी इस क्षेत्र में जी जान से जुटी पड़ी है। तमाम अधिकारी जिलावार क्रम में या कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों तक अब अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है संक्रमण का ट्रैकिंग करने के लिए और उनके इलाज करने के लिए। और वही न्यायपालिका की बात मैंने आपको बताई। तो मिलाकर अब कह सकते हैं कि झारखंड में अब कहा जा सकता है कि लड़ाई बहुत तेजी से लड़ी जा रही है और जीत या सफलता कह सकते हैं अब ज्यादा दूर नहीं है, बस महज चंद दिनों का फासला है। जी बिल्कुल, मजबूती से लड़ाई झारखंड में लड़ी जा रही है। सभी एक साथ होकर इस पर कार्य कर रहे हैं और किसी भी तरीके से कोरोना को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। यदि इसी तरीके से झारखंड में सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी मिलकर काम करते रहे तो जल्द ही झारखंड एक ऐसा राज्य हो जाएगा जहां पर कोरोना के केसेस नाम मात्र के बचेंगे। बिल्कुल, देखिए झारखंड ने दूसरे राज्यों को बहुत सारी सौगातें दी हैं। हम ऑक्सीजन के निर्माण में आत्मनिर्भर हैं, ऑक्सीजन हम दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। स्वास्थ्य संसाधनों के मामले में आप कहें तो हम बेहतर इंतजाम को पहले से करते आ रहे हैं। राज्य जब देश के बाकी दूसरे राज्यों ने लॉकडाउन के बारे में सोचना शुरू किया था तब से राज्य हमारा 22 अप्रैल से भी लॉकडाउन में हम लड़ाई को बहुत तेजी से और चारों तरफ से हम कोरोना वायरस और इसके संक्रमण पर हमला कर रहे हैं। और जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर स्थितियां सब कुछ जैसा कि योजना है, कार्य योजना जिस तरीके से बनाई जा रही है और जिस तरीके से इससे लड़ने के लिए हम अलग अलग संसाधनों का इंतजाम कर रहे हैं, तो माना जा सकता है कि जीत हमारे काफी पास है। और साथ ही आपको बता दें कि जो टीकाकरण की बात आ रही थी, तो जो अंदेशा जो राज्य सरकार लगातार भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संपर्क में है और स्थितियां बन पड़ रही हैं कि टीका हो सकता है झारखंड को थोड़ा समय से पहले मिल जाए, जो हम स्थिति का आकलन कर रहे थे कि 15 मई के बाद ही झारखंड को टीका उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे कुछ सुधरती हुई दिख रही है और उम्मीद यह की जा रही है कि 10 तारीख के आसपास झारखंड को दोनों संस्थाओं से, दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों से टीका मुहैया करा दी जाएगी और झारखंड तीसरे चरण में टीकाकरण को लेकर बढ़ जाएगा। लेकिन इस बीच में आज का एक बुरी खबर है, वो खबर भी आपके साथ चाहूंगा चर्चा करना। झारखंड में टीकाकरण अभियान गति नहीं पकड़ पा रहा है। कल महज 8,163 लोगों ने वैक्सीन का पहला खुराक लिया और जहां लक्ष्य राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखा था 69,180 लोगों को टीके के पहले डोज के लिए, ये महज 12% बनता है। वहीं दूसरी तरफ टीके के दूसरे खुराक के लिए जहां राज्य सरकार ने 5,17,393 टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, वहीं महज 15,743 लोगों ने, जो कि 3% के आसपास के आंकड़े बनते हैं, उन्होंने दूसरे डोज का टीका लिया है। तो टीकाकरण की रफ्तार में झारखंड अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और यहाँ पर इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी नजर आ रही है। यह एक बुरी खबर है और जाहिर सी बात है, तीनों संस्थाओं को, तीनों स्तंभों को, लोकतंत्र के तीनों स्तंभों की बात कर ले, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों को बैठकर यह सोचना होगा कि टीकाकरण की इस रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, सोच विचार करने की इस पर जरूरत है कि किस तरीके से टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए। लेकिन जिस तरीके से ये खबर टीकाकरण को लेकर सामने आई है कि जल्द से जल्द झारखंड को टीकाकरण के लिए टीके मिल जाएंगे और उतनी ही जल्दी तीसरे चरण की शुरुआत कर दी जाएगी, ये बेहद अच्छी खबर झारखंड
के लिए देखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, तमाम तरीके के प्रयास कर रही है, संसाधनों को बढ़ा रही है जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबरें ये झारखंड से सामने आ रही है। लोगों को कोई भी परेशानी ना हो इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स में 403 बेड का शुभारंभ करने वाले हो और कहीं ना कहीं जिस तरीके से संसाधनों में झारखंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लोगों को फायदा इससे जरूर होगा। सरकार तमाम प्रयास कर रही है, तमाम पहल कर रही है, संसाधनों को बढ़ा रही है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।